हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेवी। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एएमयू एमएससी ज़ूलॉजी 2019 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो ये पार्ट थर्ड है एंड इस पार्ट थर्ड के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 70 तक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड ये आपका लास्ट पार्ट है, ध्यान रखना। इसी के साथ आपका 2019 पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आप चाहते हो कि और भी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सॉल्व कराऊं इसी के, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है द प्रोसेसर ऑफ लाइगेशन इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जनरली इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर होता है लाइगेशन का इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई डिजायर्ड डीएनए हमें यहाँ पे किसी के अंदर इंसर्ट करना है। तो डिजायर्ड डीएनए से और से बात है वो लीनियर होगा, तो जब उसको चिपकाते हैं डिजायर्ड डीएनए को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइगेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोसेसर होगा लाइगेशन का, तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इंक्यूबेशन ऑफ द लिनियराइज्ड फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेक्ट विद डीएनए लाइगेशन टू गेट अ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। लीनियर फ्रेगमेंट यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे विद डीएनए लाइगेशन के साथ, तो यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज की मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जोड़ना होता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बन जाता है, तो वो मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पेप्टाइड कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है पेप्टाइड का किससे हमें पता लगता है, तो सिंपल सा दैट इज द एसडीएस फेज। एसडीएस फेज के अंदर जो साइज के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर होता है पेप्टाइड का, प्रोटीन का, वो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग रन कर, जो छोटा होगा वो फास्ट मूव करेगा, जो बड़ा होगा वो पीछे रहेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। सीलिएटेड एपिथेलियल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है सारे सबके अंदर बट किसी एक को छोड़ के, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया में होता है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है एंड जो नेसल कैविटी नेसल में भी होता है। तो कुल मिला के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके करेक्ट, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कॉलम्युलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस XXYY एंड स्मॉल xYY F2 progeny of XY, XXYY, XXY, small y, etc. occur in the ratio। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखो सिंपल सा पेरेंट है, इन पेरेंट का क्रॉस कराया है इनके साथ, है ना। तो आप सिंपल सा मेंडल के डाई हाइब्रिड रेशियो को यहाँ पे वो आपको क्रॉस कराना है। सिंपल से यहाँ पे आपके गैमेट बनेंगे ये वाला, यहाँ पे गैमेट बनेंगे ये, दोनों को क्रॉस करेंगे, जो F1 प्रोजेनी आएगी ये आपकी ऐसी आएगी, है ना। इसमें भी F2 प्रोजेनी लानी है, तो इन दोनों को आपस में अगेन क्रॉस करेंगे, तो इसके गैमेट्स कितने बन जाएंगे, या तो ऐसे बन जाए, या तो ऐसे बनेगा, है ना, या तो ऐसे, या ऐसे, या फिर ऐसे, है ना। फिर इसका भी सेम, ये अगर ये मेल है तो फीमेल के केस में ऐसे लेके आ जाओ, सेम यहाँ पे आप लिख लो, फिर ऐसे करके सामने से ऐसे करके क्रॉस करा दो। तो जब क्रॉस कराओगे तो या आपका ये जो रेशियो आएगा, क्रॉस कराने के बाद आपको पूछा गया है, आप क्रॉस करके देख लेना, मिल जाएगा ना आपको रेशियो इसका। आपको तो ये पॉसिबिलिटीज है, वो जो बड़ा सा जो चार्ट होता है उसके अंदर ये वाली जो पॉसिबिलिटीज है वो आप निकाल लेना। तो यहाँ पे आपकी जो पॉसिबिलिटी निकल के आएगी दैट इज 1 2 2 4। आप सॉल्व करके देखना, ये आपका निकल जाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50। एग्जाम्पल ऑफ द एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ कैंसर जीन इज ऑन। तो यहाँ पे आपको कैंसर जीन, एपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ कैंसर जीन, तो कैंसर जीन को कंट्रोल करना है ना। तो देखो कैंसर का सिंपल का मतलब होता है कोई सेल है वो अनकंट्रोलेबल मैनर में डिवाइड करती जा रही है ना। तो श्योर सी बात है जब वो उसमें हमें ऐसे जीन को सप्रेस करना होगा जो डिवीजन को रोकता है। तो देखो
अगर हम बात करें डीएनए मिथाइलेशन, अगर डीएनए मिथाइलेट करेंगे तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, तो ये आपका कैंसर जीन मीन्स उसको अगर स्टॉप करेंगे तो हाँ कैंसर जीन आपका मीन्स जो भी डिवीजन है रुक जाएगा, तो ये हो सकता है। नॉन कोडिंग आरएनए जो किसी को कोड नहीं करेगा तो प्रोटीन बनेगा नहीं आगे, तो ये भी हो सकता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, उसको हिस्टोन को मॉडिफाई कर दो ना, टाइटली पैक कर लो, अगर वो उसको हेट्रोक्रोमेटिन बना दो तो इससे क्या हो जाएगा आपका आगे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो जिससे आपका जो सेल डिवीजन है वो भी आपका स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोटीन बनेगा नहीं। तो ओवरऑल ये तीनों चीजें हम करेंगे तो हाँ जीन कैंसर जीन के जो कंट्रोल है हम उसको कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ट्रांसक्राइब जीन एसएनआरएनए एंड टीआरएनए। तो देखो जो आपका टीआरएनए होता है, टीआरएनए को ट्रांसक्राइब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड नहीं करता है, वो करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये तो आपका ऐसे रॉन्ग हो गया। एसएनआरएनए ठीक है, ये एसएनआरएनए को पॉलीमरेज करता है, ये ठीक है, बट टीआरएनए को नहीं करता है। लोकेशन इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की अंदर ओनली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की लोकेशन होती है, बाकी जो सेकंड एंड जो थर्ड होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, सो ये भी आपका इनकरेक्ट है। कैटेलाइज सिंथेसिस ऑफ आरएनए, तो आपका ये आरएनए का सिंथेसाइज करता है नहीं, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ना वो आपके आरएनए का सिंथेसाइज करता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ट्रांसक्राइब मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर जीन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एकदम राइट है, क्योंकि देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आपका ओनली आरएनए का फॉर्मेशन करता है, बाकी जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियर जीन को ट्रांसक्राइब करता है, लाइक फॉर एग्जांपल एमआरएनए, siRNA और miRNA, है ना, बहुत सारे, और SNRNA, तो ये इतने सारे को ये ट्रांसक्राइब करता है। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो जो थर्ड होता है वो हमने अभी एक तो देख लिया, टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है ना, और साथ ही साथ में जो आरआरएनए उसको भी करता है, आरएनए को करता है, बट उसकी जो 5 सब यूनिट होती है उसको करता है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो भी सब यूनिट है बाकी तो ये आरएनए करेगा, ये पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, बट जिसकी जो 5s यूनिट होती है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब करता है। सो ओवरऑल आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 52. Melting temperature Tm is the temperature at which? Simple, so that is the 50% of DNA is melt. Question number 53. बहुत simple question है. To clear the phosphodiester bond of E. coli, the DNA are used. तो श्योर सी बात है, जब E. coli के अंदर DNA का जो phosphodiester bond है उसको ब्रेक करना है तो हम restriction endonuclease यूज करेंगे जो DNA को बीच में से कट करता है ना पर्टिकुलर साइड पे। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54. द फर्स्ट ट्रू बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो सिंपल से ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो, जो फर्स्ट दिखने में तो ये लगेगा हमें प्रोटोस्टोमियम है ना, बट ये नहीं है। इसका फर्स्ट ट्रू सेगमेंट बोला गया, ट्रू सेगमेंट ये आपका ये है ना, सेगमेंट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दैट इज द पेरिस्टोमियम। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55. Which type of water is found in fisheries? तो देखो ये जो which type of water is found in, तो ये आपका होता है blackish water, क्योंकि ये जो होते हैं ये blackish water is the water of the salinity। यहाँ पे आपका जो salinity होती है ये क्या होता है, सी वाटर और फ्रेश वाटर के लेवल के बीच में होती है। सो यहाँ पे ये जो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं जो आपके सर्फ ग्राउंड वाटर या फिर सी वाटर की मिक्सचर वाला जो एरिया होता है वहां पे हमें देखने को ये मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400
स्पर्मेटोजोआ। तो 400 स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन करने के लिए कितने स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत है? तो देखो स्पर्मेटोजोआ मीन्स यहाँ पे स्पर्म की बात हो रही है ना, तो स्पर्म आपको अगर 400 है तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे जिससे ये 400 बन गए? तो देखो अगर 4 है, 2 से 4 बनते हैं तो श्योर सी बात है 4000 से 200 बन जाए, 200 से 4000 बनेंगे। तो यहाँ पे आपका इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 2000 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, द मैच्योर hyperglycemic hormone secreted from the beta cell of pancreatic island consist of, तो कुछ नहीं है, बीटा सेल पैंक्रियाज की इंसुलिन सिक्रेट करती है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है ना, यही पूछा गया। हाइपो मतलब कम, ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? दैट इज द इंसुलिन। एंड ये जो इंसुलिन होता है वो कैसा होता है, उसके पास में इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी अल्फा चैन होगी, ये आपकी बीटा चैन होगी, यहाँ पे अमाइड लिंकेज होगा और ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से इंटर स्पेसिफिक चैन भी इंटर चैन से भी कनेक्ट होते हैं और इंट्रा चैन से भी कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल सा आपका इंसुलिन का डायग्राम होता है जिसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे चैन होती है। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज थ्रू द चेंज इन सिंगल लीनियर्स इज नोन एज। तो देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपका कंसेप्ट है लेमार्क का। लेमार्क ने क्या कंसेप्ट दिया था कि जो स्पीसीज ए होती है वो कुछ टाइम बाद में किसी रीजन की वजह से वो बी में टोटली कन्वर्ट हो जाती है। ये लेमार्क का कंसेप्ट था। तो यहाँ पे सिंगल लीनियस का मतलब होता है मान लो यहाँ से स्पीसीज कन्वर्ट हुई, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है, तो ए स्पीसीज बी में कन्वर्ट हो गई। तो सिंगल लीनियस, तो फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज थ्रू द सिंगल लीनियस, एक ही लीनियस सिंगल लीनियस से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन है। ये जो कंसेप्ट होता है किसका होता है? ये आपका होता है लेमार्कनिज्म, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी अगर यहाँ पे डार्विनिज्म अगर पूछ लेते तो ध्यान रखना, डार्विनिज्म में क्या होता है कि डार्विन क्या बोलता है कि जो ए स्पीसीज है ना, तो उसके बाद में वो न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो ही जाएगा, बट उससे पहले वो ए में भी कन्वर्ट होगा, बी में भी कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न आ जाती है। तो सिंगल लीनियस नहीं होते, यहाँ ब्रांचिंग पैटर्न आता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया था क्लेडोजिनेसिस, बट यहाँ पे डार्विन का बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पे ओनली लेमार्क के बारे में पूछा गया। सो आपका जो आ जाएगा आंसर इसी को, जो ये जो लेमार्किज्म होता है उसी को हम बोलते हैं एनाजीनेसिस। ऑप्शन नंबर आपको जाएगा ए करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, अ हाईली सिग्निफिकेंट फैक्टर इज इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होगा? इमिग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे अंदर आ रही कोई स्पीसीज तो वहां से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो न्यू स्पीसीज तो फॉर्मेशन होगी नहीं। एक्सटेंसिव ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, इंटेंसिव आउटब्रीडिंग से तो कुछ नहीं होने वाला। आइसोलेशन, देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक ऐसा फैक्टर है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करने में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ओके, लियोन हाइपोथेसिस डील विद, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिए जाते हैं, बार बॉडी के कंसेप्ट में आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ बार बॉडीज। तो देखो लियोन हाइपोथेसिस, बार बॉडीज के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना। देखो बार बॉडीज क्या होती है, सिंपल सा हम बात करते हैं कि इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके, फीमेल के केस में अगर हम बात करें तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो देखो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से जो 1 एक्स होता है वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लायोनाइजेशन। एंड जो इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, द प्रोसेस इज नोन एज द लायोनाइजेशन। एंड जो ये बनता है, जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है उसी को हम बोलते हैं, प्रोसेस को तो लायोनाइजेशन बोलते हैं, बट जो बनता है दैट इज द बार बॉडीज। तो ध्यान रखना, तो क्या बन गई? बार बॉडीज। तो अगर आपको क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो किसके पास एक से ज्यादा अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो जो दूसरे जो एक्स क्रोमोसोम वो बार बॉडीज बन जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा है नहीं, तो इस कंडीशन में मेल के पास कोई भी बार बॉडीज नहीं होती, नो बार बॉडीज।
और फीमेल की केस में एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक और इसके पास, इसलिए एक यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल के पास एक बार बॉडीज है। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मान लो कि एक्स वाला पर्सन है, उसके पास कितने नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट है ना। तो देखो एक एक्स जरूरत होता है, बाकी जितने बचे एक्स वो हो जाएगा इनएक्टिव। तो मतलब ये भी इनएक्टिव हो गए, ये भी इनएक्टिव हो गए। टोटल कितने बार बॉडीज बन गई यहाँ पे, 2 बार बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दे दिया जाता है एक्स एक्स वाई, यहाँ पे बताओ कितने बार बॉडीज है। एक एक्स तो इनएक्टिव हो जाएगा, एक तो बचा रहेगा, ये तो बचा रहेगा एक्स, बट दूसरा एक्स क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो कितनी बार बॉडीज है, एक बार बॉडीज। अगर आपको ऐसे दे दी जाए कंडीशन कितनी बार बॉडीज है, तो यहाँ पे 2 बार बॉडीज है। अगर आपको ऐसे दे दी जाए कंडीशन अब कितनी बार बॉडीज है, तो यहाँ पे 3 बार बॉडीज है। यहाँ पे कितनी है, 3 बार बॉडीज है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेजॉरिटी टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईदर बाय एन लिंकेज और ओ लिंकेज टेक प्लेस। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है ये पूछा जाए। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। बट गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहले आपका रफ ईआर में होगा, फिर कहीं जाके जीआर में जाएगा। तो मेजॉरिटी पूछा गया, तो मेजॉरिटी ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन क्लास इज सीक्रेट टू बी सीक्रेटेड इज। तो जो इम्यूनोग्लोबिन क्लास है दैट इज द आईजी, है ना। तो आपको पता है 5 टाइप की क्लासेस होती है, दैट इज द गम डे, है ना। तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आपका आईजीई। तो ये 5 टाइप की होती है। सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है आपकी आईजीजी की होती है, देन इनकी होती है ना। तो सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना। फिर आता है कि प्लेसेंटा का क्रॉस कौन सी करती है, आईजीजी करती है। फिर आपका ये आता है मदर मिल्क के अंदर कौन सी होती है, मदर मिल्क के अंदर आईजीए होती है। फिर आपका ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबॉडी सीक्रेट कौन सी होती है। जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी एक्टिव होती है, दैट इज आईजीएम। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये जो तीनों मैंने बोले ना, सबसे हाई कंसंट्रेशन आईजीजी, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी करती है, आईजीजी, मदर मिल्क के अंदर आईजीए और आपकी फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम। और बाकी इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटावेलेंट होता है ना, डाईवेलेंट होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द हार्मोन कैल्सिटोनिन इन केस ऑफ ह्यूमन इज सीक्रेटेड फॉर्म। तो ये तो पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस कर दिया है। कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, तो थायराइड ग्लैंड आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, द परसेंट ऑफ कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन व्हेन नॉर्मल मैन मैरिड टू कैरियर वुमेन। तो देखो ये मैन है, ये वुमेन है। तो यहाँ पे वुमेन कैसी कैरियर है, मेल कैसा है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल बना दिया, कैरियर के लिए ऐसा बनाने, इनको क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद ऐसी वाली कंडीशन आएगी, नॉर्मल और ये ऐसे। तो कुल मिला के जो फीमेल है, यहाँ पे फीमेल कैसे मिली हमें, कैरियर मिली, है ना। बाकी ये फीमेल कैसे मिली, नॉर्मल। ये मेल कैसे मिला, देखो एक्स पे वाई पे अगर होता तो डिजीज, तो ये एक्स पे एक ही क्रोमोसोम है इसके पास, वही डिजीज है, तो पूरा का पूरा ये कैसा हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। और ये कैसा मेल है, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे आपकी डिजीज कितनी मिल रही है, कितने परसेंटेज है, टोटल 4 है, तो 4 को हम 100% मानते हैं, हर एक को 25% देते हैं, तो 25 देते हैं। तो यहाँ पे आपका डिजीज है, 4 में से एक डिजीज है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। सो ऑप्शन नंबर आपको आएगा ए करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 65, इन स्कॉलेडोन साइनस विनोसस रिसीव ब्लड फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका जो रिसीव ब्लड फ्रॉम दैट इज द डक्टस क्यूवी एंड द हेपेटिक साइनसेस। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, रोस्टिलम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका टैपफॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर टीनिडी कैस्टेड आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हिस्टोन इज एक्सट्रीमली कंजर्व। तो देखो हमें पता है कि हिस्टोन की 5 यूनिट होती है, H1, H2A, H2B, H3 एंड द H4, है ना। तो ये जो होती है ये क्या बनाती है, ये ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करती है। कैसे, हिस्टोन मान लो ये हिस्टोन है, इसकी 4 यूनिट है और इनकी 2-2 यूनिट है ना, इंटू 2 कर लूँ, इनकी 2-2 यूनिट यहाँ पे ऑक्टोमर की बनाने में हेल्प करेगी क्योंकि 4 है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 दैट इज द 8। तो यहाँ पे ऐसे आपका ये ऑक्टोमर बनाता है और ये 4 आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते। फिर उसके चारों और डीएनए इसके वेब्ड होता है। ओके, फिर और ऐसे हिस्टोन एक और बनेगा, उसके चारों और डीएनए वेब्ड होगा। यहाँ पे अब बात ये आती है कि H1 का काम कहाँ होता है। H1 आपका दोनों के बीच में होता है। H1 यहाँ पे लिंकर का काम करता है। तो अब बताओ यहाँ पे कंजर्व कौन हुआ। तो कंजर्व में H3 एंड H4 होगा क्योंकि आपकी सारे के सारे कंजर्व होंगे, है ना, और ओनली ये आपका नॉन कंजर्व होगा। सो इसको तो साइड में रख लो। तो कंजर्व यहाँ पे कौन हो गया, H3 एंड H4 दोनों हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, एनुप्लोइडी विद 2n-1 इज रिफर टू एज। तो देखो आपको डिप्लोइड में 1 माइनस कर दिया गया है, तो 1 माइनस कर दो तो 1 बचेगा, दैट इज द मोनोसोमिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द एंटी माइकोटिक एजेंट यूज्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन कल्चर मीडिया इज। एंटी माइकोटिक मीन्स फंगस की बात की तो सी और सी बात है फंगीजोन्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। The outermost layer of the adrenal cortex zona glomerulus secrete। तो देखो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है ना, तो उसकी जो सबसे ऐसे ऊपर वाली जो आउटर लेयर होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 आपका होता है जोना ग्लोमेरुलसम, ओके, दूसरा होता है जोना फेसिकुलेटा एंड थर्ड वन होता है आपके जोना रेटिकुलेटा, ओके। तो यहाँ पे जो जोना ग्लोमेरुलस होता है वो सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरॉन, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट क्योंकि ये आपका कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, दैट इज द मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये हो जाता है। फिर जो जोना फेसिकुलेटा होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स का कॉर्टिसोल हार्मोन्स के सीक्रेट करती है, लाइक ग्लूकोकॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल, 11D हाइड्रो 17D हाइड्रो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना। तो ये इनको सीक्रेट करती है। फिर आता है जोना रेटिकुलेटा एंड ये जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट करती है, लाइक आपकी प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन्स, है ना, एंड्रोजन्स एक्सेट्रा, तो इनको सीक्रेट करती है। तो ओवरऑल आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सो आंसर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। सो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट सारे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से कंप्लीट सॉल्व कर लिए। तो पार्ट आपका 2019 का जो सॉल्यूशन है वो हो गया आपका कंप्लीट। मिलते हैं, अब देखते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से ईयर की सॉल्व कराएंगे। जो भी कराएंगे उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर हर एग्जाम की अपडेट मिलते जाए। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। So thank you guys for watching my video. Bye bye, take care.